आज हम आप लोगों को ये थेल्स प्रमेय इसी को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, थेल्स ने क्या सोचा, त्रिभुज में क्या किया, जिसके आधार पर एक नई जानकारी ज्यामिति के माध्यम से हम सबों को मिली, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये नाम जो है थेल्स के द्वारा जो दिया गया, और हम लोग जो अब जान रहे हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको समझ पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ज्यामिति पढ़ने का जो तरीका है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, उससे सिद्धांत बना, उन सिद्धांतों को याद रखिए। और जब आप सिद्धांत को याद रखते हैं, तो इसके बाद उस पर आप रिवर्स ऑर्डर में पहुंचने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी कंस्ट्रक्शन में हम फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, वैसे ही ज्यामिति के माध्यम से थ्योरम, उपप्रमेय, अभिगृहित, इन सब की सहायता से हम ज्यामितीय जो प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर चलिए हम पहले शुरुआत कर लेते हैं, और जैसे जैसे जो चीज़ आएगा उसको हम लोग जानेंगे, और उन बारीकियों को भी ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है और आज हम उसका उपयोग करेंगे। तो किसी त्रिभुज करना था इनका, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कंक्लूजन जो है थेल्स ने हम सबों को दिया, और कैसे दिया उसको इस सिद्धांत के आधार पर, जो पहला चरण होता है थ्योरम को प्रूव करने का, उसके अंतर्गत हम इस सिद्धांत को पढ़ते हुए सबसे पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं, जैसा भी आपको त्रिभुज बनाना आसान लगे आप बना लीजिए। अब हम इस फिगर में काम करने जा रहे हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर। तो प्रश्न उठता है कि सर हम किसके समांतर हम रेखा खींचें? तो सामान्यतया हम लोग क्या करते हैं,
नीचे वाली जो भुजा है उसको उसके समांतर क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। आपका प्रश्न होगा कि सर हम इसके समांतर न खींच करके, क्या हम इसके समांतर नहीं खींच सकते हैं? निश्चित रूप से खींच सकते हैं। आप इस भुजा के भी समांतर रेखा खींच सकते हैं, लेकिन किसी त्रिभुज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक भुजा के समांतर आपको रेखा खींचना है, लेकिन इसके समांतर यदि आप खींचते हैं तो थोड़ा सा आपको फिगर के साथ अपने आप को अटैच रखने में सुविधा होती है। अब देखिए, इसके साथ हम इसके समांतर ये रेखा खींच दी। अब क्या कहता है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य जो दो भुजा है उसको जिस बिंदु पर काटती है, मान लीजिए कि ये D बिंदु और ये E बिंदु पर काट रही है, तो कहता है ये जो दोनों बिंदु है अपने अपने भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे समान अनुपात का मतलब हुआ, ये D बिंदु जो है इस भुजा के लिए हम यदि समान अनुपात की बात करेंगे तो ये AD बट्टा DB, चूंकि हम समान अनुपात कर रहे हैं तो AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा वही AE बट्टा EC का रेशियो होगा। यह आपको समझना है। फिर से समझ लीजिए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए इसी चीज को, ये था इसका थ्योरम का जो लैंग्वेज होता है ना, वो था, और उसके आधार पर हम चित्र बनाए और इस चित्र में जो नामकरण किए हैं उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, हल करना अब शुरू कर देते हैं। तो लिखते हैं, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा कौन सी खींची गई, DE खींची गई है, जो भुजा AB को D तथा AC को E बिंदु पर काटती है। अभी तक इतनी बात है। तो कहता है, तो सिद्ध करें कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होगा। यह आपको प्रमाणित करना है। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, कुछ नहीं किए हैं हम, ये सिद्धांत जो था थेल्स का उसको ध्यान में रख करके फिगर बना लिए। आप फिगर में जो नामकरण किए, यानी इसी को हम फिगर के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब फिगर को फिर ज्यामिति में समझने के लिए हमने लैंग्वेज के रूप में लिखा, और अब जो यह कह रहा है कि अनुपातिकतः विभाजित होगा, समान अनुपात में विभाजित होगा। थेल्स ने तो यही कहा था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा यदि हम खींचते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यही तो हमको प्रमाणित करना है
कि भाई हमने तो त्रिभुज भी बनाया, इसके समांतर डी रेखा भी खींचा, और जो ए बी को डी बिंदु पर, ए सी को ई बिंदु पर काट भी रहा है, तो हम क्या प्रमाणित कर सकते हैं? तो प्रमाणित करने के लिए ये ए डी बट्टा डी बराबर ए ई बट्टा ई सी आपको कहा, और हम भी करके देखते हैं। लेकिन थेल्स ने ये करके जो दिखाया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको हम बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि आप 10वीं क्लास के लिए ये पहला थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि इसमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो पिछला जो आपका क्लास है वहाँ से क्या होगा, वह जानकारी यहाँ पर ली जाएगी। और जैसे यहाँ पर अभी आपको जो चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखिए रचना कहा जाता है या बनावट, रचना कहिए या फिर बनावट कहिए, ये कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, उसमें हम डॉट लाइन से रचना को दिखाएंगे। तो अब देखिए डी बिंदु से पहला काम कर रहे हैं, ये लीजिए, ये डीएम लंब डाल दिए हैं एसी रेखा पर। हम जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कल बताए थे कि किसी बाहरी बिंदु से, यानी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी बाहरी बिंदु से किसी सरल रेखा पर एक ही लंब खींचा जा सकता है। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि डी बिंदु से हमने क्या किया, डीएम लंब खींचा, जो इस पूरे रेखा के लिए हो जाएगा। वह एई पर भी लंब हो सकता है, ईसी पर भी लंब हो सकता है, एसी पर तो लंब है ही। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए पहला काम बनावट में करते हैं कि डी से ये डीएम लंब एसी तथा दूसरा भी डाल दीजिए, इधर से भी डाल दीजिए, ई से भी डालिए, ई से ये ई एन लंब हम डाल देते हैं, किस पर, ए बी पर डाल देते हैं। ई से ई एन लंब ए बी पर डाला, इस दोनों भुजाओं पर लंब डाल दिए। ये समांतर रेखा का जो कट पॉइंट है, जहां पर काट रहा था अन्य दो भुजा को, उसी बिंदु से हम इस भुजा पर लंब डाले हैं और यहाँ से इस भुजा पर लंब डाले। इसको समझिए, ये पहला भाग। दूसरा भाग है कि बी से ई को मिला देते हैं, क्योंकि ये और ये क्या है, समांतर है। आप तो इसके समांतर रेखा खींचे है ना, तो चलिए हम बी से ई को मिला देते हैं और सी से डी को मिला देते हैं। क्या काम होगा इसका, तो आप देखेंगे बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। रचना का काम, कंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं हम लोग, बनावट, उसका काम हो गया। अब चलिए प्रमाण की बारी है। जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो प्रमाण देते हैं, जिस तरह से आप किसी भी चीज़ों के बारे में, साइंटिफिक जितना भी वर्क होता है, तो एक जो रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट तब आता है जब आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको सीक्वेंस में ला करके बताते हैं। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप ला करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलिए आप ध्यान से इस त्रिभुज ADE को देखिए। तो हम पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, त्रिभुज ADE में ध्यान दीजिए। क्या देख रहे हैं आप ADE त्रिभुज में? पहले इधर की ओर देखिए, तो आप देख रहे हैं कि भाई त्रिभुज है और ये लंब भी खींचा गया है। तो स्वाभाविक है जिस भुजा पर लंब होगा वो आधार होगा। तो
कल भी यानी पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर स्मॉल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EN। हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब होता है। देखिए प्रमाण यही देना होगा। प्रमाण देखिए कोई चीज हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं वो बता दें। चलिए इसको हम समीकरण 1 में लेते हैं। समीकरण से नहीं घबराना। फिर देखिए हम त्रिभुज इसी आधार पर आइए। अब देखिए ये BDE त्रिभुज भी दिख रहा है। त्रिभुज BDE दिख रहा है, इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तो कहिएगा 1/2। तो सर इसमें आधार, तो देखिए हम कल बोले थे ना कि आधार, तो चलिए इस त्रिभुज के लिए तो यही हो जाएगा BD या DB, क्योंकि इधर से ले रहे हैं तो एक बार सज जाएगा तो हम DB लिख दे रहे हैं। अब ऊंचाई, इस त्रिभुज में ऊंचाई इस बिंदु से ले रहे हैं अर्थात लंब खींच रहे हैं, तो इस भुजा के बढ़े हुए भाग पर लंब है जो EN लंब है। कल सिखाए थे ना, किसी बिंदु से खींचा गया लंब या तो उस सरल रेखा पर होगा या फिर उसके बढ़े हुए भाग पर होगा। ऐसा सिखाए थे पिछले वीडियो में, हम ये सिखाए थे। ये बढ़े हुए भाग पर लंब, तो ये बढ़े हुए भाग पर लंब क्या हो गया EN। अब देखिए इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। फॉर्मूला तो क्षेत्रफल का जो है वो त्रिभुज के लिए सेम रहेगा। अब इस दोनों त्रिभुज को भाग दे दीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 1/2 कर लीजिए। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बट्टा 1/2 DB गुना EN। अब देखिए EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बचा क्या चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से समझना है, ADE बाई ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये ध्यान से देख लीजिएगा, बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो गया AD बट्टा DB, और ये इक्वेशन 3 है। ये निष्कर्ष निकला, एक भाग का काम हम किए और ये जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल था वो और ये BDE का क्षेत्रफल था वो, उसका रेशियो क्या निकला AD बट्टा DB। लगता है हम यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हम चाहेंगे कि एक ही जगह यदि हो जाता बोर्ड पर, और फिर देखिए हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पुनः आप क्या करते हैं, ADE त्रिभुज में फिर लीजिए, त्रिभुज ADE में फिर क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लीजिए। तो अब देखिए इधर की ओर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आधार होगा और इस त्रिभुज में ये
इधर वाले भुजा पर लंब है। तो 1/2 आधार हो गया AE और ऊंचाई हो गया DM। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज है, उसमें जब आधार ये है, लंब ये था, और दूसरी स्थिति उसी त्रिभुज में हम ये भी देख रहे हैं कि आधार ये है, उस पर लंब हमको DM दिख रहा है। तो होने दीजिए उपयोग। खेल्स कुछ इसी तरह से, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, चाहे वह किसी भी भुजा को आधार या ऊंचाई माना जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इसको हम समीकरण 4 न होगा, तो चलिए 4 का नाम हम दे देते हैं। फिर देखिए, अब ये CDE त्रिभुज, अब इधर वाला त्रिभुज, इसमें भी पहले क्या किए थे, ADE लिए थे, और इस भुजा के साथ वाला त्रिभुज BDE लिए थे। वैसा ही सेम काम रिपीट करना है आपको। तो ADE त्रिभुज हो गया, तो अब देखिए CDE त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। CDE में समझाने के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा लिख रहे हैं आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, जिसको ये लिखने में कठिनाई हो तो लिख दीजिएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। वो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, भाषा में लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में थोड़ा लिखिएगा तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 आधार अब हो गया EC, ऊंचाई, तो इसके बढ़े हुए भाग पर ऊंचाई या शीर्षलंब क्या है, DM। ये हो गया 5वां समीकरण। फिर क्या कीजिए, वही चौथा में 5वां से भाग दे दीजिए। अब क्या कीजिए, ये समीकरण 4 भागा 5 कर लीजिए। तो देखिए क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 आधार देखिए क्या है, AE गुना DM शीर्षलंब था या ऊंचाई था, फिर यहाँ 1/2 EC गुना भी DM है, तो DM से यहाँ भी DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। यानी कि या इसको आप पहले लिख लीजिए, तब हम आते हैं सिद्धांत पर। त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये तो रिपीट हो जाएगा ना, ये लिख लीजिए AE और बट्टा EC, ये लिख लीजिए। और थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो हम थोड़ा सिद्धांत को मिटा ले रहे हैं, ये वाला भाग को मिटा ले रहे हैं। एक ही जगह आपको हम दिखाना चाहते हैं। चलिए इतना ही मात्र हम हटाते हैं, बाकी चीज रह गया। अब देखिए यहां तक तो आ गया, लेकिन आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। पिछले वीडियो को जो बच्चे नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा। यहां अब उसी के उपयोग की बारी है। ये जो BCD त्रिभुज है और ये नहीं, आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये और ये जो समांतर रेखा है, इसी के बीच आपका त्रिभुज कौन सा है, ये BDE त्रिभुज और CED कहिए या CDE जो आप लिखे हैं वो त्रिभुज है। आधार लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही आधार D दिख रहा होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि
थोड़ा सा समझना है, ज्यामिति है, क्योंकि एक ही आधार DE पर और DE समांतर रेखा क्या है, BC के बीच कौन कौन त्रिभुज है, तो ये BDC या BCD क्या लिखे हैं यहाँ पर, BDE लिखे हैं। त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE है। देखिए यहाँ पर CDE त्रिभुज, यहाँ BDE त्रिभुज, एक ही आधार DE, इस DE पर ये BDE त्रिभुज भी अब दिख रहा है आपको, और CDE त्रिभुज भी दिख रहा है, तो कॉमन भुजा क्या हो गया, ये DE भुजा हो गया। और आप जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा, हम वहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के मध्य बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं, चीज वही है, ऊपर भी है और ये नीचे भी लिखे हैं वो वही है। अब हम लिख दे रहे हैं आपको, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो BDE है वह एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो CDE है नीचे वाला, इसके तो बराबर हो गया ना। तो इसके जगह पर अब आप क्या लिख सकते हैं, अतः आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ADE बट्टा ये CDE के बदला में क्या BDE लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख दीजिए, और बाकी ये AE बट्टा EC था उसको रहने दीजिए। अब इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, यानी ये जो समी आया था आपको निष्कर्ष दूसरे भाग से जो यहां तक आया था, उसके बाद हमको जरूरत पड़ा है इस बात का कि भाई हम तो सिद्धांत में ही देख चुके हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचे, और हम रचना जब किए हैं और उपयोग भी किए हैं BDE त्रिभुज का और CDE त्रिभुज का उपयोग किए, दो त्रिभुज हुआ था ना, और उसी का क्षेत्रफल निकाले हैं, देख रहे हैं ADE त्रिभुज अब भागा BDE त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल हम भाग दिए, तब देखिए यहाँ पर AD बट्टा DB निकला था, AD बट्टा DB निकला था। अब दूसरे भाग में हम काम किए तो ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, CDE का क्षेत्रफल निकाले, तो AE बट्टा EC आ गया था। तो हम इसमें और इसमें हम जब गौर से देखे और हम ये जो BDE त्रिभुज और CDE त्रिभुज को गौर से देखे, तो हमने देखा कि भाई ये तो एक ही आधार DE पर है और ये DE और BC जो समांतर रेखा है इसी बीच स्थित है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि देखिए थेल्स जो इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो ऐसे ही हम लोग उनको महान नहीं मानते हैं, और उन्होंने देखिए किस तरह से ज्योमेट्री को एक वे देने का काम किया।
तो एक ही आधार DE पर और DE समांतर BC के बीच BDE त्रिभुज भी दिखा और CDE त्रिभुज भी है, इसलिए क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो उस क्षेत्रफल जब बराबर हो गया तो समीकरण 3 और 6 को आप गौर से देखिए, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है। अब देखिए ये LHS का भाग है, यहाँ भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। तो लिख दीजिए समीकरण 3 और 6 से क्या दिख रहा है, समीकरण 3 में RHS में अब क्या बच गया, AD बट्टा DD, और 6 में क्या बच गया, AE बट्टा BC। अब देखिए यही ना आपको प्रमाणित करना था, यही आपको प्रमाणित करना था, जो हो गया। हम आज के इस वीडियो में आपको अधिक बोझ नहीं देंगे, पहला थ्योरम आप पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार देखिए, और इसमें जो जो चीज उपयोग किए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम उपयोग किए हैं कि किसी बाहरी बिंदु से किसी सरल रेखा पर लंब खींचना, पिछले वीडियो में बताए थे। फिर हम उपयोग किए हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के मध्य बने दो त्रिभुज जो हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। और देखिए कितना आसान हो गया कि तो यहाँ पर ये CDE त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये CDE त्रिभुज का क्षेत्रफल और BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जब बराबर हो गया तभी ना आप इस निष्कर्ष को इधर वाले भाग से जो क्षेत्रफल निकला था त्रिभुज का, निष्कर्ष के आधार पर आप कहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जब हो गया था तो CDE और BDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर था, तो CDE के बदला में BDE लिख दिए। यहाँ पर छठा इक्वेशन में देख रहे होइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये AE बट्टा EC है, तो यहाँ भी AE बट्टा EC हम लिख दिए। और जब पहले भाग से निष्कर्ष निकला तो तीसरा समीकरण आया, दूसरे भाग से निष्कर्ष निकला तो ये छठा समीकरण आया। और जब हम इस तीसरे और छठे समीकरण को गौर से देखें तो हमको वो रिजल्ट मिल गया कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं और वह अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद है कि यह जो वीडियो है, जो थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करने का जो काम हम लोग किए हैं वह आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप इसको बढ़िया से फिर देख लेते हैं तो अगला जो इन्हीं का विलोम है, कल हम बताए थे कि विलोम जो ये कहानी अभी यहाँ तो चूंकि मिटा दिए, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता सकते हैं, यहाँ क्या था, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई, समांतर रेखा खींची गई तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित, इसका विलोम हो जाएगा, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कोई रेखा है ना, त्रिभुज के भीतर कोई रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समान है, इसका विलोम। तो उसको अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ वहां बताएंगे अनुपातिकता विभाजित करती है। ये अनुपातिकता का मतलब क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो हम आपको इतना ही बताए थेल्स प्रमेय के लिए कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अनुपातिकता विभाजित करने वाली बात को फिर
अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा और फिर हम अगले क्लास में बाकी चीज़ों की चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।